हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम लोग जैसा कि जेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और 24 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो 2012 मैथमेटिक्स और साइंस में पूछा गया था। तो चलिए आज बचे हुए जो 6 क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करते हैं और इसके बाद जो है हम लोग 2016 में जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आने वाले जो जेटेड एग्जाम है उसके लिए बेहतर किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं तैयारी और किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इससे हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि सिलेबस तो बहुत ही फास्ट दिया हुआ है, तो सिलेबस चेंज हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो चलिए जो क्वेश्चन पूछा गया था 25 नंबर वाला क्वेश्चन, कि ये औसत चाल से पूछा गया था कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वह तय करता है और अगला जो है 60 किलोमीटर 6 घंटे में तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल निकालना है। ठीक है, ये हम लोग मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं और साइंस का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैथ सेक्शन में पूछा गया था तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन समझ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि औसत चाल जो होता है, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ औसत चाल दिया हुआ है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कुल दूरी निकालना है। तो कुल दूरी देखा जाए तो सबसे पहले एक व्यक्ति 24 किलोमीटर चल रहा है और दूसरा जो है उसके बाद जो है वह 60 किलोमीटर चल रहा है। तो यहाँ 24 और प्लस 60, ये कुल दूरी हो जाएगा। अब कुल समय देखा जाए तो यहाँ 6 घंटे का समय ले रहा है 60 किलोमीटर दूरी जाने में, और यहाँ 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समय निकालेंगे। तो चूंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर जो हो जाएगा, समय को अगर इधर ले जाएंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये पहला कंडीशन में हम लोग समय निकाल लेंगे कि कितना समय लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूरी और बटे चाल, तो 4 छो 24, ये 6 घंटा लगाएगा जाने में 24 किलोमीटर का। तो ये 6 घंटा और जो 60 किलोमीटर जाने में उसका 6 घंटा लगा रहा है, तो टोटल 12 घंटा हो जा रहा है। तो इसको जोड़ेंगे 84 और नीचे 6 6 12, यही औसत चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 12 सत्ते कितना हो जाएगा 84। तो ये मेरा 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये परसेंटेज से पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या का 28% पुरुष है और 35% महिलाएं हैं। तो बच्चों का प्रतिशत बताना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, ये पुरुष और महिला दिया हुआ है। तो पुरुष हो गया हमारा कितना हो जाएगा 28%, महिला कितना हो जाएगा 35%। टोटल हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 8 5 13 के 3 हाथ में 1 3 3 63% हो जाएगा टोटल महिला और पुरुष मिला करके। तो अगर बच्चों का बात किया जाए, तो बच्चों की संख्या का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग जानते हैं कि 100% था, तो 100% में 63%, तो बाकी महिला और पुरुष है। तो बच क्या जाएगा, लास्ट में देखते हैं 7 किस में है। अगर माइनस करेंगे तो 7 आएगा, उसके बाद यहाँ 37 इसी में 7 है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे जो है ये जो क्वेश्चन पूछा गया था पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जा सकता है। कोई भी अगर गणित पढ़ता है
तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या मान सकते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीयकरण करना या गणित को अधिक भाववाचक बनाना, सभी सूत्रों को याद करना या संख्याओं से भयभीत होना। तो संख्याओं से भयभीत होना इस तरह का ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, और सभी सूत्रों को याद करना ये तो उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि सारा सूत्र को हम लोग याद कर लेंगे तो क्या हम लोग गणित समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो गणित को अधिक भाववाचक बनाना, गणित को अधिक भाववाचक भी हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि एक बच्चे की सोच प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, उसका मानसिक स्थिति सोच जो है उसको विकसित करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है गणित का। अगला देखते हैं, कक्षा 8 के छात्रों के लिए गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि होता है। तो गणित में बहुत सारी विधियां होती है, तो गणित में कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उसको पढ़ाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि होता है क्लास 8-9 का जो बच्चा को पढ़ाया जाता है वो आगमन निगमन विधि। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आगमन निगमन विधि है नहीं। पहला विधि क्या है, परियोजना विधि। तो परियोजना विधि गणित में उतना यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, व्याख्यान विधि ये लैंग्वेज वाले पेपर में ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ निगमनिक विधि लिखा हुआ, विश्लेषण संश्लेषण विधि का भी यूज करते हैं, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणिक निगमनिक विधि भी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आगमन निगमन विधि रहता तो वो भी इसका आंसर हो सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक डाटा समूह के लिए निरूपक मान को सम्मिलित करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। कोई एक डाटा दिया हुआ है, उसको हम लोग मान को सम्मिलित मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करेंगे तो सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो केवल अधिकतम लेंगे तो क्या इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। न्यूनतम लेंगे तो इकट्ठा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। औसत निकालेंगे तो क्या सम्मिलित हो जाएगा, औसत में हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर सभी मानों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा सारा इकट्ठा हो जाएगा। 10 हमारे पास 10 बुक है, 10 बुक को जोड़ दिए, 1 2 3 4 करके हम लोग जोड़ करके लिख सकते हैं। तो सभी मानों को क्या करेंगे, सम्मिलित करना, मतलब इसको सभी को योग करना, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्यनीति हो सकता है। तो गणित में कम सफल, तो गणित में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो सफल मतलब नंबर उतना नहीं ला पाते हैं, पढ़ाई में बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो उसको सुधार करने के लिए कौन सा कार्यनीति करने पर जो बच्चों का जो गणित के प्रति रुचि है वो जागरूक होगा और अच्छे नंबर लाएंगे, मतलब अच्छे से सफल होंगे, उसके बारे में यहाँ बात कर रहा है क्वेश्चन की। गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सा सुधारात्मक कार्यनीति होना चाहिए। गृह कार्य अधिक देना, क्या गृह कार्य अधिक देने से वह बच्चा गणित में सीख जाएगा। सरल जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार कार्य, ये लग रहा है कि ये हो सकता है कि सरलता सबसे कम से कम, उसके बाद सरल कार्य से जटिल कार्य में बदलते हुए एकदम आसान से थोड़ा सा उससे हार्ड, उसके बाद और हार्ड दे करके विशेष रूप से तैयार करके उसका जो तैयार कार्य मतलब होमवर्क देना या कार्य करवाना। अनुशासित पाठ और सजा, जैसे ही सजा आ जाएगा ये बिल्कुल ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अवमानित करना, क्या बच्चों को अवमानित कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। 2 ऑप्शन मेरा कट लिया। अधिक गृह कार्य और ये 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है ये है कि बच्चों को सबसे आसान वाला क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर उससे थोड़ा सा हार्ड बताएंगे, उसके बाद उससे भी हार्ड क्वेश्चन बताएंगे, उस तरह से बदलते हुए उसका जो गणित में क्या करेंगे, कार्य रूप से तैयार करेंगे, उसके हिसाब से क्वेश्चन को बताएंगे, तो बच्चों में सुधार की स्थिति बेहतर होगी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। 2012 में जो है 30 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था जेटेट में 6 to 8, ये 6 to 8 में पूछा गया था मैथ साइंस के पेपर में। ठीक है, 30 क्वेश्चन। बाकी हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन आगे जो
2016 में पूछा गया था टेट में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर हमारा क्लास भी स्टार्ट होगा, टॉपिक वाइज क्लास, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था इसी के अनुसार हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो देखा जाए कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।